एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़ और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 2। हमारा आज का टॉपिक है इन नगरों की क्या विशेषताएं थी। कौन से नगर? जिन नगरों की बात हमने चैप्टर के पार्ट 1 में टॉपिक 1 में की थी, यानी कि हड़प्पा नगर और हड़प्पा से संबंधित नगर, उन नगरों की क्या विशेषताएं थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। एक था पश्चिमी भाग और एक था पूर्वी भाग। इसे हम मान लेते हैं पूर्वी भाग और ये था पश्चिमी भाग। तो जो पूर्वी भाग था वो काफी बड़ा था और ये निचला था, मतलब निचाई पर बना हुआ था। ये इसको हम कहते हैं निचला शहर, क्योंकि ये निचले स्तर पर बना था और ये पूर्व दिशा में था, यानी कि जो नगरों का पूर्वी इलाका था उसमें ये था निचला शहर और ये बड़ा इलाका था। फिर दूसरी बात आती है जो था पश्चिमी हिस्सा नगरों का। जो नगरों का पश्चिमी हिस्सा था वो ऊंचाई पर बना था और छोटा था और इसे हमने कहा है, या फिर इतिहासकारों ने इसे नाम दिया है दुर्ग का। तो जो नगर थे वो 2 हिस्सों में विभाजित थे, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। तो जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर बना था और छोटा था और दुर्ग पर हमें बहुत सारी विशेष इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं। और हम ऐसा भी मान सकते हैं जो दुर्ग होता था, शहरों का जो दुर्ग हिस्सा होता था, जो ऊंचाई पर बना होता था, वो राजाओं के लिए होता होगा या फिर जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए होता होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं निचले शहर को, जो निचले स्तर पर बना था और काफ़ी बड़ा था। हो सकता है यहाँ पर आम जनता रहती हो और हमें यहाँ पर कुछ विशेष इमारतों के साक्ष्य तो मिलते नहीं हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिलता है, उद्योगों के साक्ष्य मिलते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं आम लोग उन उद्योगों को करते होंगे, उन कार्यों को करते होंगे और जो निचले शहर में आम लोग रहते होंगे। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि नगर जो होते थे वो 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित होते थे। कहीं कहीं पर हमें 2 और कहीं कहीं पर 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित भी नगर मिलते हैं। एक होता था पश्चिमी भाग जो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था और इसे क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे। दूसरा होता था पूर्वी भाग जो बड़ा होता था और नीचे बना होता था, इसलिए उसे निचला शहर कहते थे। और दोनों हिस्सों की दीवारें होती थी पक्की ईंटों से बनी और ईंटों की चिनाई विशेष तरह से की जाती थी। देखो यहाँ पे जैसे पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये ईंटें हैं, ईंटों की पूरी चिनाई की हुई है अच्छी तरीके से ताकि इनकी मजबूती बनी रहे और दोनों हिस्सों को इसी टाइप की दीवारों से कवर किया गया था और चिनाई की जाती थी ताकि जो दीवार बने वो मजबूत बने। तो ये थी इन नगरों की विशेषता। तो अभी तक हमने यही जाना है, जो नगर होते थे वो 2 या 3 भागों में विभाजित होते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं और निचला शहर कहते हैं। अब मैंने ये भी बताया था जो दुर्ग था जो ऊंचाई पर बना था, वहां पर हमें विशेष इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं। दुर्ग से हमें क्या मिलते हैं, विशेष इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक हमें विशेष इमारत मिली है जिसे इतिहासकारों ने महान स्नानागार का नाम दिया है। ये एक तालाब जैसा होता था, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये बीच में एक तालाब है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं और इस तरफ भी सीढ़ियाँ बनी हैं ताकि इस तालाब में जाया जा सके। और यहाँ पे चारों तरफ आप देख रहे हो कंपार्टमेंट, रूम्स, कमरों की तरह यहाँ पर चारों तरफ क्या बने हैं, कमरे बने हैं, कंपार्टमेंट बने हैं। तो ये किस लिए बने होंगे, यहाँ पर तालाब है नहाने के लिए, तो ये हो सकता है कपड़े चेंज करने के लिए बने हो। और इस इमारत का जो ये महान स्नानागार है, इसका जो प्रयोग किया जाता था किसी विशेष अवसर पर किया जाता होगा। जैसे कि हम आज देखते हैं गंगा नदी में गंगा स्नान करने के लिए कुछ स्पेशल डेज होते हैं, ऐसे त्योहार होते हैं जिन पर हम जाते हैं या फिर लोग जाते हैं। तो ऐसा उस समय पर भी होता होगा कि महान स्नानागार है, इसका प्रयोग किसी अच्छे अवसर पर, विशेष अवसर पर स्नान करने के लिए किया जाता होगा। अब हम जानते हैं कि इसको बनाया कैसे कैसे गया है। इसे बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। ईंटें तो हमें दिखाई दे रही हैं,
कि ईंटों का तो प्रयोग है ही यहाँ पर, और प्लास्टर का भी प्रयोग किया गया है। और क्योंकि यहाँ पर पानी भरा जाता था तालाब में, तो पानी के रिसाव को रोकने के लिए कि पानी यहाँ से रिसे ना, यहाँ से बहे ना, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। देखो, आज से 4700 साल पहले भी कितनी अच्छी टेक्निक थी उन लोगों के पास कि उन्होंने पानी को रोकने के लिए तालाब में कैसे कैसी टेक्निक्स का यूज़ किया। प्लास्टर के ऊपर ईंटों को क्या किया, प्लास्टर का प्रयोग किया ईंटों के ऊपर, और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई। और हमने अभी यही बात की थी कि दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ कमरे थे। ये चारों तरफ कमरे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं हम, और ये यहाँ पर और इस जगह सीढ़ियाँ हैं ताकि तालाब में उतरा जा सके। और पानी को कुएं से भरा जाता था यहाँ पर तालाब में, और उपयोग के बाद इसको खाली कर दिया जाता था पानी को। मतलब एक बार स्नान कर लिया सभी ने या फिर कुछ लोगों ने, उसके बाद इसके पानी को खाली कर दिया जाता था। और यहाँ पर विशेष अवसर पर ही स्नान किया जाता था या फिर किया जाता होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो हमने अभी तक इन नगरों की विशेषताएं देख ली कि किस तरह से कितने स्पेशल, कितने विशेष तरीके से इन नगरों को बनाया गया था। एक दुर्ग था, एक निचला शहर था। दुर्ग में कितनी इंपॉर्टेंट इमारतें थी, जिसमें से अभी तक हमने एक ही देखी है, महान स्नानागार, जिसमें जो है विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था। और हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं दुर्ग से, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एक तो है कालीबंगा और लोथल। ये कहाँ है, अभी मैं मैप पे भी लोकेशन दिखाऊंगी। यहाँ से हमें मिला है अग्निकुंड। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगा और लोथल से। तो अग्निकुंड का प्रयोग किस लिए किया जाता होगा, के लिए किया जाता होगा। और हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिले हैं, भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है मतलब कि वो लोग इतने बड़े बड़े भंडार गृह बनाते हैं, अनाज को स्टोर करने के लिए बनाते होंगे और खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करने के लिए बनाते होंगे, ताकि इन चीज़ों की कमी ना आए, अकाल ना पड़े, और मुसीबत के टाइम पे या फिर अगर कभी खेती ना हो, उपज ना हो, तो इनका प्रयोग किया जा सके। तो इस तरह से हमें किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं दुर्ग से, अग्निकुंड, भंडार गृह और महान स्नानागार। तो ये है हमारी हड़प्पा सभ्यता, या फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जहाँ से हमें आरंभिक नगरों के बारे में पता चलता है। अब हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये है सिंधु नदी और इसके आसपास ही क्या हुआ है, हड़प्पा के सभी नगर हमें मिले हैं। जैसे कि ये है मोहनजोदड़ो, और यहाँ पर है चंदहुदड़ो, धोलावीरा, सुकरकोत्ता, लोथल, अभी हमने बात की थी, लोथल से हमें क्या मिलता है, अग्निकुंड। और इसके अलावा यहाँ पर है हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, और ये तो हमारी नदियां हैं, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, और मेन रिवर है सिंधु नदी। तो जो हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल थे, इनका विकास हुआ है सिंधु नदी के आसपास। तो इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हमें यहाँ पर कौन कौन से मिले हैं, मोहनजोदड़ो मिला है एक तो, मोहनजोदड़ो, इसके अलावा लोथल, ये हमारे गुजरात के पास है लोथल, धोलावीरा, ये भी गुजरात के पास है धोलावीरा, हड़प्पा जो वर्तमान पाकिस्तान में है, चंदहुदड़ो और कालीबंगा। इसके अलावा और भी बहुत से हड़प्पा नगर हमें आज तक मिल चुके हैं, लेकिन हमारी बुक में जितना दिया गया है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हमने कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सभी की लोकेशन देख ली है। और यहाँ पर हमने यही जाना है कि हमारे जो हड़प्पा नगर थे, इनकी क्या विशेषताएं थी, किस तरह ये दो भागों में विभाजित थे, और कितनी इम्पॉर्टेंट हमें इमारतें यहाँ से मिलती हैं। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपने सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो ना किया हो तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।